हेलो गाइस, आज हम करेंगे कॉमर्स के रिलेटेड क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम रेवेन्यू अकाउंटेंट के एग्ज़ाम में आए क्वेश्चंस हैं। आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। डिफरेंट टॉपिक्स जैसे कंपनीज एक्ट, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ये डिफरेंट टॉपिक के एमसीक्यू इसमें आए हैं। पता लगेगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग is not considered a direct material cost? First option, factory supplies directly related with production. Second option, packing materials. Third option, raw material. Fourth option, fabrication labor. किसमें पूछा है कि क्या डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में कंसीडर्ड नहीं होता? देखो, फैक्ट्री सप्लाईज रॉ मटेरियल है, होगा। पैकिंग मटेरियल नहीं होगा। फैब्रिकेशन लेबर होगी, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड विद द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन, पैकिंग मटेरियल। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 provided that every auditor can assess at all times the books of accounts voucher and seek such information and explanation from the company and inquire such matter as he considered necessary. Option 1 section 143 subsection 10. Option 2 section 144 subsection 1. Option 3 is 144 subsection 10. ऑप्शन 4 143 सबसेक्शन 1। हमें पूछा कि कंपनी एक्ट का कौन सा सेक्शन है जो ऑडिटर को देता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सके, वाउचर देख सके, इंफॉर्मेशन देख सके। तो हमें पता होना चाहिए जो सेक्शन 143 है, ही गिव्स द पावर टू द ऑडिटर टू चेक आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 143 सबसेक्शन 1। नाउ थर्ड क्वेश्चन, which of the following GST return is filed by a composition dealer? Form GSTR 4, Form GSTR 3A, Form GSTR 3, फोर्थ ऑप्शन है Form GSTR 2। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारा ऑप्शन होगा राइट। आवर करेक्ट ऑप्शन इज Form GSTR 4। जो एनुअल रिटर्न जीएसटी की फाइल करते हैं कॉम्पोजिशन डीलर, वो GSTR फॉर्म 4 में फाइल करते हैं। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पोस्टिंग प्रोसेस इन अकाउंटिंग? ऑप्शन 1, पोस्टिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग जर्नल एंट्रीज डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट। ऑप्शन 2, पोस्टिंग इज डन आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन। Option 3, posting refers to identification of financial transaction for the journal entry. Option 4, posting is the process of recording transaction in the ledger from the journal. इसमें पूछा है कि पोस्टिंग क्या होता है। हमें पता है कि जब हम जर्नल में एंट्रीज करते हैं तो उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग। जब जर्नल से हम लेजर में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट्स में एंट्रीज ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग इन द लेजर। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन 4, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर फॉर्म फ्रॉम द जर्नल। नाउ ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपनी हैज fixed operating cost of 3 lakh, sales of 15 lakh and a contribution margin of 40%. What is the degree of operating leverage at a sales level of 15 lakh? Option 1 4, option 2 3, option 3 1.5, option 4 2। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन ओवर ऑपरेटिंग इनकम। सो हमें क्या क्या गिवन है? फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख, सेल्स 15 लाख, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 40% ऑफ सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 6 लाख।
ऑपरेटिंग इनकम कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। 6 लैक्स हमारी क्या है, कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3 लैक्स। 6 लैक्स में से 3 लैक्स माइनस किए, हमारा आया गया 3 लैख। नाउ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पे हमने फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन पुट किया 6 लैख, ऑपरेटिंग इनकम पुट की 3 लैख, हमारा आंसर क्या है 2। तो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 2। A contract in which the property in the goods is transferred at a future time contingent to the happening of a condition is called। कहते हैं जब प्रॉपर्टी के अगर फ्यूचर में सेल हो रही है कि वो कंडीशन फुलफिल होगी तब, तो उसको क्या कहते हैं, एन एग्रीमेंट टू सेल, अ कंडीशनल सेल, थर्ड ऑप्शन सेल, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर गुड ऑफ सेल्स। क्या सही होगा कि जब हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कब होगी, जब है कोई कंडीशन फुलफिल होगी तब, तो उसको क्या कहते हैं, एन एग्रीमेंट टू सेल, कि एग्रीमेंट हुआ है सेल करने का, बट एग्रीमेंट में क्या है कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद। नाउ 7th क्वेश्चन, डैश स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग एन ऑडिट, describes the basic principle that govern the audit professional responsible should be complied with wherever an audit is carried out। इसमें पूछा है स्टैंडर्ड ऑडिट का कौन सा सेक्शन है जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट के को बताता है कि जो कब कहीं भी ऑडिट हो रही है तो कौन से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ऑडिटर को फिलफिल करनी पड़ती, कहीं भी ऑडिट हो रहा हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी जरूरी है, मैंडेटरी है। तो उसके लिए कौन कौन से सेक्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 310, सेकंड ऑप्शन 210, थर्ड ऑप्शन 200, 300, फोर्थ ऑप्शन 200। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 200, सेक्शन 200। इसमें बताता है कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या कहीं भी ऑडिट वर्क कर रहा हो तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरी करनी बेसिक रिक्वायरमेंट है। नाउ 8th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरिफिकेशन which of the following procedure would be considered the most appropriate for verifying account receivable। हमें पूछा है कि अगर हमें किसी ऑडिटर को वेरीफाई करना है अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, तो कौन सा प्रोसीजर उसको फॉलो करना चाहिए जो बिल्कुल बेस्ट हो हमें वेरीफाई करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल। फर्स्ट ऑप्शन, कंपेयर द ट्रायल बैलेंस विद द प्रायर पीरियड बैलेंसेस। सेकंड ऑप्शन, एग्जामिन कॉरेस्पॉन्डेंट with the customer and review payment histories. Third option, inspect the condition of goods stored in the warehouse. Fourth, review the client internal control over sales transaction। हमें अकाउंट रिसीवेबल के लिए क्या देखना पड़ेगा, तो इसके लिए ऑप्शन होगा एग्जामिन द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर एंड रिव्यू पेमेंट हिस्ट्री, कि कस्टमर के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट करो जिनसे अकाउंट रिसीवेबल हमारा है और वेरीफाई करो एंड पेमेंट हिस्ट्री चेक करो। नाउ 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट पूल, सेकंड ऑप्शन है सेल फोरकास्ट, थर्ड ऑप्शन है फाइनेंशियल रेशियोज, फोर्थ ऑप्शन है जनरल लेजर। हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, cost pools is the correct answer. Now question 10th, which of the following is a component of audit risk? First option, operational risk, second option, detectional risk, third option, credit risk, fourth option, market risk। 3 टाइप्स होते हैं ऑडिट रिस्क के, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क। तो इसमें कौन सा रिस्क दिया हुआ है, हमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्शन रिस्क। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डिटेक्शन रिस्क। 11th क्वेश्चन है, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड कॉस्ट आर असाइंड टू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन, द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट, सेकंड ऑप्शन, द टाइम स्पेंट ऑन ईच प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन, the activity that drive those costs, fourth option, the volume of unit produced। इसमें पूछा अगर हम ABC कॉस्टिंग है तो ओवरहेड कॉस्ट को कैसे साइन करेंगे, हमें पता होना चाहिए ABC कॉस्टिंग क्या होती है। और ABC कॉस्टिंग में क्या होता है
वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। ए बी सी में ए स्टैंड्स फॉर द वैल्यू जिसकी ज़्यादा गुड्स की आइटम की होती है उसको उधर रखते हैं। बी में क्या रखते हैं, जो वैल्यू मीडियम वैल्यू की होती हैं और लीस्ट और कम वैल्यू की होती है, जिनकी ज़रूरत कम। सी में क्या रखते हैं, जिनकी वैल्यू कम होती है और वैसे भी इम्पोर्टेंस कम है प्रोसेस में। तो इसका आंसर क्या आएगा, द एक्टिविटीज दैट ड्राइव द कॉस्ट। जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। नाउ 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को क्या होती है, इट शोज द एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। सेकेंड ऑप्शन, इट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस। थर्ड ऑप्शन, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। इट इज द मोर रिलायबल देन द बैलेंस शीट। इसमें क्या पूछा है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस, या प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन करने के लिए होता है, या डबल एंट्री सिस्टम के अंडर होता है, या बैलेंस शीट से ज़्यादा रिलायबल है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, इट शोज एसेट लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस। नाउ 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कि इसमें पूछा अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपनी क्लब कर रहे हैं इनकम में, क्लबिंग ऑफ इनकम में ट्रांसफरर की इनकम के साथ क्या क्लब नहीं होगा। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू अ पेरेंट, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू अ स्पाउस, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ स्पाउस फॉर कंसिडरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू अ स्पाउस फॉर कंसिडरेशन, दैट इज नॉट क्लब्ड विद द इनकम ऑफ ट्रांसफरर। Under Rule 49 of the GST rules, what is the maximum number of character allowed in the serial number of a bill of supply। इसमें पूछा कि GST रूल्स के अंडर एक बिल ऑफ सप्लाई करे उसमें जो सीरियल नंबर हम कोई भी अपने इनवॉइस में डालता तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन 10, सेकंड ऑप्शन 14, थर्ड ऑप्शन 12, फोर्थ ऑप्शन 16। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 16। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर इन द बिल ऑफ सप्लाई शुड बी 16, मतलब सीरियल नंबर 16 नंबर डिजिट से ज़्यादा नहीं हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें पूछा कि कौन बेस्ट रिलेशन हमें बताता है बिटवीन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वाइल मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसिंग ऑन ट्रैकिंग प्रोडक्शन शेड्यूल। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग प्राइसिंग डिटरमाइन करने में हेल्प करता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसमें प्रोडक्शन शेड्यूल को ट्रैक करती है। सेकेंड ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस while the cost accounting focuses on the fixed cost and variable cost। इसमें कहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करती है बट कॉस्ट अकाउंटिंग है जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे फोकस है। थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट while the management accounting includes both financial and non-financial data for decision making। कि कॉस्ट अकाउंटिंग अकेला फाइनेंशियल एस्पेक्ट को फोकस करता है बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों ही डाटा इम्पॉर्टेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर एक्सटर्नल रिपोर्ट्स फॉर इन्वेस्टर वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर इंटरनल रिपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसमें बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, जो रिपोर्ट्स बनाती हैं इन्वेस्टर्स के लिए बनाती हैं, और बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो रिपोर्ट्स बनाता है इंटरनल रिपोर्ट्स हमारी डिसीजन मेकिंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे
ये फोकस ज़्यादा करती है, बट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा दोनों पे ही अपना रिलाय करते हैं। 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 अ कंडीशन इज डिफाइंड एज फर्स्ट ऑप्शन a stipulation that is essential to the main purpose of the contract. Second option, a clause that is purely formal and not enforceable. Third option, a minor stipulation that does not affect the contract performance. Fourth option, an agreement between the parties to waive certain right. Condition क्या होती है? It is a stipulation that is essential to the main purpose of contract. मीन्स कि ये कंडीशन है अगर, तो कंडीशन को फुलफिल होना मेनली है सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस फुलफिल हो पाए। आगे 17th क्वेश्चन है, अ रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इज टैक्स्ड ऑन द इनकम दैट accrues or arises outside India under section 5 subsection 1 of the income tax act even if। इसमें पूछा कि अगर रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट की इनकम कब टैक्सेबल होगी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, अगर वो बाहर अराइज हुई आउटसाइड इंडिया, उन्होंने कोई इनकम अराइज की है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इनकम इज नॉट ब्रॉट इंडिया इनटू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द इनकम इज फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द इनकम इज exempt अंडर द other sections of the income tax act. फोर्थ ऑप्शन, द इनकम इज अर्नड आफ्टर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। तब किस केस में ये हमारी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर काउंट होगी? तो होगी कब? व्हेन द इनकम इज नॉट ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर इनकम इंडिया के अंदर ब्रॉट नहीं की गई, तो लाइन नहीं गई है, तब। डैश ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या एग्जाम्पल है पूछा? फर्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी। सेकंड, रेंट पेड फॉर ऑफिस। थर्ड, पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। फोर्थ, वेजेस पेड टू वर्कर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कि जो कैपिटल पे खर्चा किया है कि जिससे आगे फर्दर प्रोडक्शन में या बिजनेस के प्रोसेस में हेल्पफुल हो, तो उसमें को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कौन सा, अगर हम परचेज ऑफ मशीनरी करेंगे दैट इज अ काइंड ऑफ capital expenditure. So our correct option is purchase of machinery. Now 19th question, which of the following ledger is credited when the taxpayer make a cash deposit from GST payment? इसमें पूछा कि कौन सा लेजर क्रेडिट करेंगे अगर टैक्स पेयर क्या है, कैश डिपॉजिट करता है जीएसटी की पेमेंट के लिए। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक परचेज लेजर, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, फोर्थ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा फोर्थ ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नाउ 20th क्वेश्चन, इन अ हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम combining job order and process costing, how are the costs treated for production stages? First option, all production costs are treated as variable irrespective of costing method. Second option, all costs are assigned directly to finished goods without using job orders and processes. Third option, hybrid system only apply overhead using a predetermined rate based on the direct labor hour. Fourth option, direct material and labor are tracked by job order while overhead is accumulated by process. इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को ट्रीट करते हैं वेरिएबल, सेकंड में कह रहे हैं कि कॉस्ट को असाइन करते डायरेक्टली टू फिनिश्ड गुड्स, जॉब ऑर्डर और प्रोसेस नहीं देखते। बट थर्ड में क्या कह रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम ओनली अप्लाइड ओवरहेड यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ डायरेक्ट लेबर है। कहते हैं इसमें क्या करते हैं, ओवरहेड को कैसे लगाते हैं, जो प्री डिटरमाइंड लेबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर आर ट्रैक्ड बाय जॉब ऑर्डर। डायरेक्ट मटेरियल और लेबर को वो कह रहे हैं कि जॉब ऑर्डर से ट्रैक कर लेते हैं, बट ओवरहेड को कैसे करते हैं, प्रोसेस से। तो हाइब्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसमें जॉब ऑर्डर और प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों यूज हो रहे हैं। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है हमें? इसमें हमें सबसे अप्रोप्रिएट है फोर्थ, कि डायरेक्ट मटेरियल और लेबर को जॉब ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रैक करते हैं एंड ओवरहेड को
प्रोसेस के अकॉर्डिंग। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। इसके रेवेन्यू काउंटिंग पेपर में कॉमर्स से रिलेटेड 50 क्वेश्चन थे, तो 3 पार्ट्स में ये हम कवर करेंगे। पहले में 20, फिर 15, फिर 15। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए। वैसे ही टॉपिक पे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।